today. Thank you, sir. सबसे पहले मैं आपका जो भारत के बारे में सवाल था, इस वक्त जैसे आपने खुद कहा दूसरे सवाल में कि हमारा फोकस तो रिलीफ और रेस्क्यू पे है। जो आप ज़राअत की बात कर रहे हो, जो आप मईशत की बात कर रहे हो, ये बाद के सवाल आता है और उनका जवाब जब हम पूरा सिचुएशन का जायज़ा लेंगे तब हम दे सकते हैं। इस वक्त तक हुकूमत ये बिल्कुल हमारा ये सोच नहीं है, ये ना ही हमने ये फ़ैसला लिया है भारत के हवाले से। As far as rescue and relief is concerned, that is exactly the phase that we're still going through. We are currently still rescuing. जब बारिश चल रहा था, मुसलसल चल रहा था, तो अब बारिश के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ बहुत लिमिटेड हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले बारिश रुका तो हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए हम निकल सके। जहाँ तक आपका सवाल है कि ग्रेवयार्ड्स में पानी है, हम वो उसको ड्रेन आउट करना पड़ता है, सिर्फ ग्रेवयार्ड्स में सिर्फ नहीं, पूरा सूबा हमारा एटलीस्ट डूबा हुआ है इस वक्त। 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, फिर जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। हम यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, अब पहाड़ी इलाका है और इस किस्म के इलाके में जब सैलाब आते हैं तो वो भी तबाही लेकर आते हैं साथ, लेकिन वो सैलाब का जो सिलसिला है वो आके गुजर जाता है साथ तबाही मचा के और आगे बढ़ जाता है। और आपका जो रेस्क्यू का फेज़ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और रिहेबिलिटेशन का फेज़ आप थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक हम लो लाइंग सूबे हैं वहाँ ड्रेन आउट करे तो कहाँ करे, हर तरफ पानी ही पानी है। हमारा नेचुरल जो जियोग्राफी है ख़ास तौर पे सूबा सिंध का, हम सी लेवल पे हमारा सूबा है, हमारा we're at सी लेवल। सो पानी एक तो दिन में भी नहीं, महीनों तक हम ये पानी मुश्किल से निकालेंगे। ऊपर से ये जो पानी का हम सामना इस वक्त कर रहे हैं वो हमारा मानसून का जो, और मैं समझता हूँ कि मानसून का लफ्ज़ इसको जस्टिस नहीं करता। ये एक किस्म का सैलाब ऊपर से आया था, आसमान से आया था। हम उस पानी का अभी तक मुकाबला कर रहे हैं, कहीं कहीं ब्रीचेस हो रहे हैं, अभी तक गाँव को गाँव को हम वैक्यूएट करके उन लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपना तैयारी पकड़ रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं जो पख्तूनख्वा की तरफ से अब पानी इंडस में नीचे आएगा, उसका भी खतरा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम उसको मैनेज कर सकेंगे, लेकिन उसका भी एक खतरा है। तो ये जो सवाल आता है कि किसी शहर से या किसी जगह से या किसी इलाका से पानी क्यों नहीं ड्रेन किया गया, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। और इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी इज़ रेस्क्यू एंड रिलीफ, और फिर ज़रूर ड्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के फेज पे भी हम आएंगे। Julian, you would like to add? Yes, sir. Thank you. So the appeal is to provide nutrition services for the children who will be getting severe acute malnutrition. It's to provide health services, emergency food for the first weeks, shelter, and very important livestock vaccination, because so many animals are the banks of our people. You lose a cattle, you lose a buffalo, you've lost your savings. So that the appeal will cover those issues. $160 million. It is designed to complement the work of the government and national philanthropy. In 2010, when there were the last super floods, which are not to the extent of today, we did not have the Benazir Income Support Program in its current capacity able to distribute to hundreds of thousands of families immediate cash grants. Your government was able to decide last week, your Prime Minister was able to decide last week, and then within days, people in Las Bela are receiving texts in their mobile phones saying, come in for the grant allocation. That is an extraordinary capacity that your government has built up. NDMA and the PDMAs have built up the
humanitarian response facilities across the country. So you have a network of capacity for distributing supply. So you're a country with capacity, more so than 12 years ago. You've built that up, you've invested it, and the international community helped you build it. So this assistance is to complement the national capacity. Is it enough? Well, sir, I think you're right. I think it's too small. But let's get it going. Let's make this, let's get that money out. Let's get the assistance out. Let's see people working in the districts. And then if the government feels that a revision is necessary, we, the United Nations, will work with them. From the right side, Mr. Ijaz, followed by Mr. Mateen here. Ijaz, sir. Huh? Okay, here. Okay, here, Mateen, sir. Thank you, Mr. Foreign Minister Mateen Haider. First thing is the money that is being pledged by the international community that may take time. Would you like to share with us, are we in the present state of resources in a position to feed people who are shelterless, who need immediate food? And as Mr. UNDP coordinator said, capacity issue. What in this prevailing situation when people need immediately help, do you think provincial authorities, federal authorities, local district workers, they have that much capacity to deal properly so that no one is left without help and without these things? And to UNDP coordinator, what do you think when the pledges amount will start coming to Pakistan and how much time it will take? And one quick follow-up, yesterday when there was high-level meeting, Mr. Foreign Minister, Punjab and KPK, the amount was not announced for these two provinces. Sindh was given 15 billion rupees and Balochistan was given 10 billion rupees in yesterday's high-level meeting. Was there any specific consideration that Punjab and KPK were ignored in the assistance amount by the federal government? Thank you. एक मिनट, तीन सवाल का मुझे जवाब देने थे, फिर बाद में हम दूसरे पे आते हैं। जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, बिल्कुल हमारा कैपेसिटी से चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे हमारा NGOs हो या इंटरनेशनल जो एजेंसीज हमें मदद कर रहे हैं, हमारा कैपेसिटी से भरकर डिमांड है इस वक्त। 33 मिलियन पीपल, वो उसको मैं कंटेक्चुअलाइज करूँ आपके लिए, श्रीलंका का पॉपुलेशन से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। पार्टीशन के वक्त 33 मिलियन तक अब कोई नज़दीक तक नहीं पहुंचे। The sheer size and scale of the movement of these people. और ये बेघर हो चुके हैं, इनके घर टूट चुके हैं, उनके गांव डूब चुके हैं। हमारे मुल्क में उतने टेंट्स नहीं हैं, ना ही हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम फौरन वो टेंट्स इतना जल्दी प्रोड्यूस कर सकें। तो जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, हमारा कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा खाना पहुँचाने के लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान है। इसलिए ख़ास तौर पे जब बारिशें चल रहे थे, सैलाब आ रहा था, तो कहीं पकाने का जगह नहीं मिल रहा था। पका हुआ खाना देना पड़ रहा था, लेकिन पकाने का जगह नहीं। मैं आपको बताऊं, कैपेसिटी तो ज़रूर कम होगा, लेकिन जो इस मौके पे हमेशा की तरह पूरा पाकिस्तान एक होके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे हमारा कैपेसिटी में इजाफा होता जा रहा है। जो हमारे दोस्त ममालिक हमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे हमारा कैपेसिटी में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अभी भी इस वक्त तक द सप्लाई इज नॉट मीटिंग द डिमांड, और यही वजह है कि हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर ये फ्लैश अपील लॉन्च किया है ताकि हमारा कैपेसिटी में इजाफा हो। जहाँ तक कल का वफाकी हुकूमत का फैसले हैं, ये पुराने फैसले हैं। जब वज़ीर आज़म साहब सूबा सिंध तशरीफ़ ले आए, तो हमारा इनिशियल डैमेज असेसमेंट के मुताबिक 15 अरब रुपया का ग्रांट अनाउंस किया गया। और ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं, तो हमारा नुकसान के मुताबिक, कैपेसिटी के मुताबिक
नाकाफ़ी होगा लेकिन ज़रूर मदद करेगा। इसी तरह बलूचिस्तान का ये फ़ैसला पहले का फ़ैसला था। आई एम श्योर कि अभी जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो उसके मुताबिक जहाँ जहाँ गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, पंजाब हो, वहाँ जो भी हो सकता है वफाकी हुकूमत करने के लिए तैयार होगा। On top of all of this, the federal government has already made money available through the Benazir Income Support Program to provide direct relief to the people of Pakistan. 25,000 rupees cash to those in need and affected by the flood disaster. वो सिलसिला शुरू हो चुका है और ये पूरा पाकिस्तान के लिए है, सारे सूबे के लिए है और ये वफाकी हुकूमत की तरफ से बंदोबस्त हो रहा है। तो मेरा ख्याल में जबकि इम्तिहान बहुत मुश्किल इम्तिहान है हमारे लिए, सब अपने अपने मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सिलसिला से का मुकाबला कर सकें। Miss Nair, you want? Yes, sir. Yeah, So, yeah, please. So, Abikam Geringa. We're working now. Last week I was in Las Bela and in Baluchistan. The UN's already been responding, working with PDMA for 2 weeks now, because we've seen the worst in Sindh now, but it started in Baluchistan weeks back. We've been working with there. The UN's already received or used $7 million, and then international NGOs have received through private generosity $5 million. So that's working now. This appeal is important because it will generate more money through the UN, through NGOs, but we're also hoping that it's going to bring greater support to the government of Pakistan. And we heard that today, where governments across the world are looking to see how they can deliver assistance direct to your government. So that's why this is so important. Thank you. Yes. Mr. Foreign Minister, Nayyar Ali here from News 1 TV. मेरा सवाल आपसे उसका एक हिस्से का जवाब तो आ चुका है और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि इंटर प्रोविंशियल हार्मनी जो है वो यहाँ पर कहीं हमें उसका फुकदान नज़र आ रहा है। सूबे जो हैं वो विफाक को ब्लेम करते नज़र आते हैं कि उनको इग्नोर किया जा रहा है और उनको उस तरह से इमदाद नहीं पहुंचाई जा रही। उसकी एक वजह यह है कि सियासी हुकूमतें अलग अलग हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सिंध में जो है वो अलग तरीके से डीलिंग हो रही है, बलूचिस्तान में अलग हो रही है। तो क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत एक पेज पर लाने में अभी तक उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी है, सूबाई हुकूमतों को ख़ास तौर पर, और कोऑर्डिनेशन का लेवल क्या है? मुझ तक ये कंप्लेंट्स इस तरीके से नहीं पहुँचे हैं। जो सूबाई हुकूमतों का कैपेसिटी है इस हुकूमत का मुकाबला करता, दुनिया भर में ऐसा कोई मेयरशिप या स्टेट नहीं होगा जो अकेला एक इंटरनेशनल कैलामिटी का मुकाबला कर सके। आम सूरतों में तो सूबाई हुकूमतें अपने तहत बंदोबस्त कर देते हैं, बट यही मौका होता है कि वफाकी हुकूमत ने उन सूबाई हुकूमत को मदद करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो ये फैसले हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इमदाद पहुंचाने के लिए बहुत टाइमली फैसले थे वफाकी हुकूमत की तरफ से, और हमारा नज़र में जब बलूचिस्तान पे ये मुश्किल वक्त गुजर रहा था, जब सिंध पे ये मुश्किल वक्त गुजर रहा था, जब खुद जनूबी पंजाब का डीजी खान राजनपुर जहाँ ये मुश्किलात के सामना कर रहे थे, उस वक्त जो वफाकी हुकूमत तो मदद करने के लिए ना सिर्फ तैयार था, दिलचस्पी भी ले रहा था। सूबाई हुकूमत KPK बलूचिस्तान जो है वो जलसे तैयार करने में लगे हुए थे। आपको याद होगा कि पख्तूनख्वा में वो ऑफल जो विजुअल्स है वो सामने आए कि लोग तरस रहे थे हवाई जहाज़ के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, और वही हेलीकॉप्टर्स खान साहब के जलसा गाह को ड्राई करने में लगे हुए थे। तो मगर हम समझते थे कि ये सियासत करने का वक्त नहीं, जिनका दिलचस्पी था और है कि वो अवाम के दरमियान में रह के उनका मुश्किल में, उनके दर्द और दुख में शामिल होकर उनको मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं वो करे, जो नहीं और जलसा खेलना चाहते हैं वो जलसा पहले भी खेल रहे थे और अब भी खेल रहे हैं। दिस शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट अस from our goal.
And our goal, our first priority, and the first priority of every Pakistani at this point in time are those affected by the devastating monsoon floods. May we have one or two more questions, sir? Anas, followed by Mr. Faisal. Welcome back, Anis. Thank you so much, Honorable Minister. My question is to the Honorable UN Resident Coordinator. Three-part question, but very quick ones. Number one, how soon are we expecting this money to flow in? Or would it be just going under the political or bureaucratic jargons within the UN and it will take time, number one? Number two, is this the first of many appeals to come, or is this it? And number three, will UN also be deploying some of its experts with regards to assistance not just to the government of Pakistan, but to the people of Pakistan on ground in order to help enhance the capacity of the government? As the Honorable Foreign Minister has just stated, that we have a capacity problem at this point of time. So will UN be deploying boots on ground or people on ground to help the people of Pakistan? Thank you. Well, certainly not boots on the ground. Maybe trainers or slippers. But how soon? Look, firstly, we are working. We did an allocation of $3 million for nutrition, water, livestock vaccination, which started 4 or 5 days ago, and I saw it myself in Las Vegas. I've seen FAO supporting the vaccination. I've seen UNICEF that's rehabilitated cold chains that were destroyed by the flooding. WHO has already given medical assistance. World Food Programming is doing distribution of food right now. UNHCR assisted hosting communities for refugees in the last 2 weeks. So it is happening, but the scale of the catastrophe is such that it's clearly not enough, right? So what are we doing? So we've received about $12 million. The difficulty we've had in the last days is that the international community wasn't really aware of what was going on in Pakistan. And this is where you're so important, right? If the media doesn't talk about the issues, if the media's not out there saying what's going on to the people of Pakistan, then it's not going to get picked up. Even in the national press, we were hardly talking about what was going on in the flooded villages of this country. So your role is absolutely, if you want to see this money and support faster, get out there, talk about what's going on, tell the stories of your people to the people of Pakistan, but also tell it to the international community, and that will speed assistance. This is, we'll see. I work closely with the chairman NDMA, I work with the Economic Affairs Division, with the Ministry of Foreign Affairs, in discussion, and the Minister of Planning, in discussion with your government. If we see that the assistance is going through well, if we see that more is needed, then there will be a further discussion. What is certain is that after the relief phase, there comes rehabilitation and reconstruction. We won't, that will be different parts of government that will lead that, and we will be supporting that, and it's going to be another massive challenge. In terms of experts, they've already arrived, again, not in sufficient numbers. The Office of Coordination of Humanitarian Affairs have already sent in extra people in these last days, some of whom helped put together what you saw today. The appeal, we've had people come in and support the assessment. You've got a huge amount of tents and flights that are coming into Karachi Airport right now. That is a huge challenge, for a logistical challenge. So we have the World Food Programme, who is sending in experts tomorrow, that's going to help move those supplies that are so generously provided by countries around the world, move those supplies through Karachi and get them up into Sindh, into Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, and Punjab, and wherever else it's needed. So we're working, we just need to speed up. Thank you. One question by Mr. Faisal Raza, followed by Mr. Changiz here. Sir, here, sir. Faisal Raza Khan, I'm a senior correspondent from 92 News. Both the questions directed to you, Mr. Julian. The first of all is that this flash appeal is already done, and my question is related to, is there any internal appeal done by you as
UN resident coordinator within the UN system, and how much you are geared up regarding the aid UN has right now to respond this large-scale disaster. And the second is that we all know that UNFCCC mechanism, Pakistan, under the German Watch report and lots of other reports, Pakistan is among the most vulnerable country, among 10 of the top countries affected largely by the climate disasters, but contributing very little to the carbon emissions. So what about the $100 million of the climate justice program? Because Pakistan direly need from the last many years, but unfortunately the countries who are very much vulnerable and doing a lot of progress regarding SDGs, not getting much help in that particular perspective. So thank you very much for that, sir. So the UN, we're a vessel for the assistance of member states. As UN agencies, we don't tax people. We don't generate our own revenues. So we receive money from member states and we transmit it faithfully and rapidly at the direction of the countries in which we work to provide assistance. So we don't have money of our own. We keep small reserves that can be allocated, and we have some emergency mechanisms. Those emergency mechanisms have already been triggered for Pakistan. So we have the Central Emergency Response Fund, which did an initial allocation last week of $3 million. The agencies, funds and programs have small emergency allocation, small fundings of their own, and rotating funds, as they call it. Those have been triggered. And so when I say to you we've had about UN has spent or has invested about $7 million in grants in the last week, those are those sorts of resources. But to go beyond that, that's why we need the member states. In terms of climate change, I would tend to agree with you. I think that Pakistan's voice has not been sufficiently heard on climate change, how it impacts this country, and therefore what needs to be done. Pakistan is a river system, in essence. It is the Indus Basin, the rivers that make up the Indus Basin. We need to be thinking about how climate change impacts that river system, which starts in Gilgit-Baltistan, Azad Jammu Kashmir, and goes all the way through your country, and how climate change is affecting that. Now, the UN is working with your government, with the Ministry of Climate Change, on Living Indus, an approach which will together look at these issues. And I think this is, not right now, because now we need to be focusing on saving lives. In the coming weeks and months, we need to be putting that forward at the General Assembly and at COP27. Thank you. One question here. चंगेज़ खान जदून जी प्याम खैबर न्यूज़ से वज़ीर ख़ारजा साहब, आपको सबसे पहले आपको और UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर को मुबारकबाद इस बात की कि आपने 2022 पाकिस्तान फ्लड रिस्पांस जो है जनेवा में और पाकिस्तान में कामयाबी से हमकिनार इसको किया है। बहुत सारे ममालिक से हमें आलमी बरादरी से इमदाद मिल चुकी है और पाकिस्तान के अपने भी वसाइल कुछ ऐसे हैं कि हम इस मामले को, ये आई हुई तूफ़ान है, हमारा जो कुदरती आफात है, इस पे काबू पा लेंगे। लेकिन पूछने का मकसद ये है कि ये तो सब कुछ हो जाएगा, आगे लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इमदाद आई हुई है, उसकी तकसीम जो है, क्योंकि बाद में बहुत सारे इदारे, किसी भी हुकूमत का ये ख्याल नहीं होता है कि उस पर कोई ब्लेम लगे या इसकी करप्शन सामने हमारे गले में पड़े। बाद में बहुत सारे इदारे, फाफन है, पिलडाट है या और कोई भी इदारे हैं, वो अपनी रिपोर्टों में ये लिखते हैं इतना UN से आया था, वो खाया गया, जो कि जिम्मेदारान तक नहीं पहुंचा। इसका क्या मैकेनिज्म होगा, इसका चेक एंड बैलेंस किस तरह होगा कि ये जो आलमी बरादरी की या पाकिस्तान की अपनी रिसोर्स से जो इमदाद होगी, रिहेबिलिटेशन होगी, रिकन्स्ट्रक्शन होगी, उनका खाने का, जिस तरह आपने फरमाया कि हमें खाना पका हुआ होता था लेकिन उनको पहुंचाने के लिए हमें कभी ड्रोन इस्तेमाल करने पड़ते थे, कभी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पड़ते थे, तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा? मैं फिर से रीइटरेट करना चाहूँगा, हमारा मसला ये नहीं है कि हमारे पास इतना ज़्यादा सामान आ रहा है,
اتنا زیادہ پیسہ موجود ہے اور اس پہنچنے میں جو حقدار ہے ان کو پہنچنے تک مسئلہ ہے. مسئلہ ہمارا اس وقت یہ ہے کہ جو متاثر افراد ہے ان کا تعداد اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا ٹینٹس کم پڑ رہے ہیں, ہمارا دوائیاں کم پڑ رہے ہیں, ہمارا کھانے پینے کے اشیاء کم پڑ رہے ہیں. تو there's a discrepancy in the perception. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا سارا سامان ہے تو یہ ان کو کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ضرور درمیان میں چوری کر رہا ہوگا. ایکچولی حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے جو متاثر افراد ہیں ان کا تعداد اتنا زیادہ ہے کہ سامان کم ہے اور تعداد اتنا زیادہ ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہزاروں لوگوں کو ٹینٹس کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس ہنڈریڈز آف ٹینٹس ہوں گے تو ایسے لگے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے اس وقت پاکستان میں کہ جو ہمارے ضروریات ہیں وہ بہت زیادہ ہے, جو متاثر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہے, جو ہمارے پاس سامان ہے, جو ہمارے پاس امداد ہے وہ کم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے یہ فلیش اپیل لانچ کیا ہے تاکہ یونائٹڈ نیشنز کے سارے ممبر اسٹیٹس ہمیں اس مشکل گھڑی میں مدد کر سکتے ہیں. جو ہمیں ٹرانسپیرنسی میں اور کرپشن کے لیے ہم سمجھتے ہیں جو بہترین طریقہ کار ہے کہ اس کو ہم ٹرانسپیرنسی انشور کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی ان لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں ان کا حق جو حقدار ہے, وہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ ایسا ایک وہیکل ہے جو جب سے شروع ہوا ہے آج تک پوری دنیا نے اس کو انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ کیا ہے کہ بہترین سوشل سیفٹی نیٹ ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم یہ پیسہ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. One last question from the last row. Maybe both of you can pose questions together and that will be the end. Thank you, spokesperson. Thank you. Bilawal Sahab, I have a question to you and to the UN coordinator here, to both of you. As we know that Pakistani economy is already in a fragile situation and this challenge is an added challenge to the Pakistani economy. Do you think that the government has the capacity to manage both Pakistani economy and this challenge at the same time? Thank you. Can we have the other question also? Yeah. Mr. Foreign Minister, my name is Kamran Raja. I have a question regarding CPEC. The current flood situation of Pakistan will affect all the things. So what do you think that the CPEC projects going on will also disturb with the flood situation of Pakistan? Okay, so جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے معیشت کے بارے میں, بالکل بہت ہی بڑا ایز این ایک کمپاؤنڈیڈ چیلنج ہے پاکستان. اور اگر آپ اس نظر سے یہ دیکھیں کہ پاکستان نہ صرف دنیا بھر کے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں, ہمارے پوری دنیا میں جو کووڈ کا پینڈیمک ہے اب تک چل رہا ہے, لوگ ابھی تک بیمار ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ سپلائی چینز پہ اور اوور آل معیشت پہ دنیا کا وہ آپ کے سامنے ہے. اب پھر ہمارا نیبرہڈ میں ہی جو افغانستان کا لیٹس سے ایوالونگ سچویشن کا اپنے اثرات ہیں. اس کے فوراً بعد جو یوکرین کا جنگ شروع ہوا اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا بھر کی معیشت پہ مہنگائی کی صورت میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور وہ بھی امتحان پاکستان کے عوام اس کا مقابلہ کر رہے تھے. اور اس کے اوپر یہ جو قدرتی آفت آیا ہے, یہ جو سپر فلڈ آیا ہے, اس کا تو ضرور اثر آگے جا کے ہمارا معیشت پہ بھی ہوگا. جب پورے کے پورے فصل تباہ ہو چکے ہیں, جنوبی پنجاب اور سندھ کے ذرائع زمینیں کو بہت ہی نقصان ہوا ہے, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا ہمارا معیشت پہ. مگر سب سے پہلے ہمارا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی بوجھ آپ پہ ڈالتے ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب ایک مل کے ان سارے کے سارے مشکلات کا نہ صرف مقابلہ کریں گے, ہم ایک بہتر پاکستان بنائیں گے, ایک طاقتور پاکستان بنائیں گے, اور ہمارا سب سے غریب تر متاثر افراد کو سب سے پہلے مدد کریں گے, اور اس کے بعد باقی لوگوں کو بھی مدد ہم کریں گے. مشکلات بہت ہی زیادہ ہیں, مگر اس صورتحال میں جو ہمارا یونٹی گورنمنٹ ہے
जिसमें ना सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, भाई इतने सारे सियासी जमातें हैं. मैं उम्मीद रखता हूं कि हम मिलके अवाम की उम्मीदों के मुताबिक अपना काम करेंगे. There was this question about impact on CPEC. CPEC पे भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो नुकसान हुआ है, CPEC और नॉन CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पे बलोचिस्तान, सिंध मगर अभी पख्तूनख्वा में भी वो काफ़ी टाइम लगेगा हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए. और मगर जो CPEC है वो चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला. और हमारा फ़ायदा ये होगा कि जब पिछली दफ़ा या हमारा सुपर फ्लड्स आए थे तो उस वक्त ये सहूलत हमारे पास नहीं था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, ये मार्केट एक्सेस हमारे पास नहीं था जो आज मौजूद है. और आगे जाके इंशाल्लाह ताला हम उन चीज़ों CPEC की कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर उसका फ़ायदा लेंगे. Okay? I would like to, sir, maybe conclude? Sure, thank you. Thank you so much. ये इंचार्ज होता है यार. Thank you. हंगामी मदद के लिए मुनक्किदा तकरीब के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जूलियन हार्नेस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे. वज़ीर ख़ारजा का यह कहना है कि 33 लाख लोग पाकिस्तान में मुतासिर हुए हैं. तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है. नाज़रीन, दोस्त मुल्क चीन की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान पहुंचा. वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने इस सामान को वसूल किया है. दोस्त मुल्क चीन ने पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए इमदादी सामान की खेप भेजी है जिसमें ज़रूरी अशिया शामिल हैं. और वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई, इस वक्त बात कर रहे हैं मीडिया से. आइए आपको लिए चलते. बरादर और जिसे कहते हैं कि लोहे की मजबूती वाला दोस्त, आयरन ब्रदर चाइना के सफ़ीर साहब के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ. और चाइना से पाकिस्तान में जो लाखों सैलाब के मुतासरीन हैं उनके लिए इमदाद का पहला जहाज़ जो है वो आज यहाँ पहुँचा है. और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और हुकूमत सिंध की तरफ से, जिसकी नुमाइंदगी मेरे भाई और उनके वज़ीर जनाब सईद गनी साहब कर रहे हैं, हम अपने दोस्त मुल्क चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है. पाकिस्तान में रहने वाले जो इस वक्त तकलीफ़ में हैं उनकी तकलीफ़ दूर करने का इंतज़ाम किया है, तो हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं. ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध represented here by the Sindh Minister Mr. Saeed Ghani, we want to thank and appreciate our iron brother China for coming to our aid in this hour of difficulty and trial where millions of Pakistanis have been displaced because of floods, their homes have been washed out and their livelihoods have been destroyed. So at this moment our iron brother China has stepped up and provided very timely and much needed relief. So we are here gathered to receive that aid from China and also to appreciate the government of China, His Excellency President Xi Jinping, and the people of China for their abiding love and affiliation for the people of Pakistan. So Mr. Ambassador, thank you very much for your help, and a few words from you. Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my honor to attend the first batch of 3,000 tons handover ceremony under the China Emergency Humanitarian Assistance for the flooded disaster affected people. Pakistan now is facing severe flood disaster, which caused much casualties and heavy economic loss. We share the agony of those people who are still caught in difficulties and troubles. The Chinese government expressed concern and sympathy in the first term to the people who suffered from the flood disaster and decided to offer relief materials worthy of 1,100 million RMB. It is $15
million US dollars, including 25,000 tents and other relief materials. The first batch of 3,000 tents is to be delivered by China Air Force on August 30th and 31st. Yesterday, Chinese President Xi Jinping sent his message of sympathy over the flood disaster to the Pakistani President Arif Alvi, expressing that China and Pakistan are all-weather strategic partners with a long tradition of mutual assistance, and China will continue to help and assist Pakistan's relief work. Chinese Premier Li Keqiang also gave his message of sympathy to Prime Minister Shahbaz Sharif on the same day. Today, we are pleased to witness the first batch of 3,000 tents arriving at the Karachi Jinnah International Airport, which for one more time highlights our ironclad brotherhood. And the Chinese side is still striving to deliver the last tents and other relief materials as soon as possible. Disasters have no emotion, but people do. Besides the donation of the Chinese government, the Red Cross Society of China announced to offer 300,000 US dollar emergency cash assistance to the Pakistan Red Crescent Society, and APCEA donated 15 million rupee to the Prime Minister Flood Relief Fund. Some of the Chinese enterprises in Pakistan are still working on providing more relief materials and cash donation to the local community. And the Chinese government also promised to support Pakistanis post-disaster reconstruction and promote bilateral cooperation in both disaster prevention and mitigation. Excellencies, ladies and gentlemen, China and Pakistan are true friends and good brothers, sharing weal and woe. We have a fine tradition of helping each other and jointly coping with major natural disasters. Quoting President Xi Jinping as saying, "When brothers come together, there is nothing they cannot achieve." I strongly believe that with the joint efforts of Pakistani government and the people, Pakistan is surely to overcome the flood disaster and pull through at an early date. Jinbad Dosti Jindabad. Thank you. चीन पाक दोस्ती जिंदाबाद। नाज़रीन, दोस्त मुल्क चीन की जानिब से इमदादी सामान सैलाब ज़दगान के लिए कराची पहुंचा है। इस मौके पर चीन के सफ़ीर अपने इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि इंसानी इमदाद की मद में सैलाब से मुतासर लोगों को इमदादी सामान की पहली खेप पहुंची है। इस तरह का माजी में मिसाल नहीं मिलती जिस तरह से सैलाब ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। चीन अपनी मदद जारी रखेगा। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने भी मीडिया टॉक की और चीन का शुक्रिया अदा किया कि चीन पाकिस्तान का दरीना और आजमूदा दोस्त मुल्क है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। पीटीवी न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। बेशुमार बारिशें, बेहिसाब तबाही, पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब। कोई अपनों से बिछड़ा तो किसी का घर उजड़ा। सैलाबी रेलों में बस्तियां बह गईं,
सैलाब ने खेतों की हरियाली छीन ली, किसानों के चेहरों से खुशहाली नोच ली। वज़ीर-ए-आज़म की कौम से अतियात की अपील, हाथ बढ़ाएं, मुश्किल में साथ निभाएं, बेघर सैलाब ज़दगान आपकी इमदाद के मुंतज़िर। अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं, फरियाद सुने, हमदर्द बने। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा मुल्क सैलाब की लपेट में है और हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से खुशहाली में बसर कर सकें। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरूने मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब के घेराव में है। बहुत सारी जानों का नुकसान हो चुका है, माल का नुकसान हो चुका है और जितना हो सकता है सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करे। ग्राउंड पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा वक्त है कि हम सबको एक कौम बनकर इकट्ठे होकर बाकी सब लोग जो तकलीफ में हैं उनकी मदद करना होगी, जिससे उनकी ज़िंदगी में वापस बेहतरी आए, भलाई आए और ये हम सभी मिलकर कर सकते हैं। इसीलिए कायदे आज़म ने हमेशा कहा यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, और मेरे ख्याल है इस वक्त हमें यूनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कोशिश करें इमदाद को सही चैनल के थ्रू सही लोगों तक पहुँचाना ताकि सैलाब से वो वापस अपने घरों में जा सकें। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन सैलाब की माली इमदाद के लिए वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी काबीना के कायम करदा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट में रकूम जमा कराई जा सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी बिरादरी से सैलाब मुतासरीन के लिए $160 मिलियन इमदाद की अपील। बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई, लाखों अफराद सूरत हाल से मुतासर हुए। संगीन बहरान से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी बिरादरी पाकिस्तान की मदद करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। Pakistan is awash in suffering. The Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. The climate catastrophe has killed more than 1,000 people, with many more injured. Millions are homeless, schools and health facilities have been destroyed, livelihoods are shattered, critical infrastructure wiped out, and people's hopes and dreams have washed away. पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से आलमी बिरादरी के नुमाइंदों को सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज की सैलाबी सूरत हाल, नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफ किया। मुल्क में बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात, 72 अजला सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी। जाम बहक अफराद की तादाद 1100 से जायद हो गई। 3 करोड़ 30 लाख से जायद बराह रास्त। मुतासरा अफराद में खुराक, अद्वियात, खैमे, मच्छरदानियाँ और ज़रूरी अशिया की तकसीम जारी। मेडिकल कैंप्स में इलाज मुआलजे की सहूलत दी जा रही है। 10 लाख से जायद घरों को नुकसान, लाखों एकड़ ज़रई अराजी भी सैलाब की नजर हो गई।
पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। फ्लड रिस्पांस प्लान लॉन्च करने से सैलाब ज़दगान के दुखों का मदावा करने में मदद मिलेगी। हुकूमत मुतासरीन को फौरी तौर पर 25,000 रुपए फराहम कर रही है। गैर मामूली हालात में पाकिस्तान को आलमी बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। बड़े चैलेंज से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और दोस्त ममालिक सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे जूलियन हार्नेस की इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी और दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद की फराहमी जारी। चीन का सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ युआन इमदाद का ऐलान। खैमे, खुराक और अद्वियात लेकर पहला जहाज कराची पहुंच गया। मजीद खुसूसी परवाजें आज और कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। कनाडा के वज़ीर आज़म का सैलाब ज़दगान के लिए $50 करोड़ की इजाफी इमदाद देने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया भी मुतासरीन के लिए $20 लाख मदद फराहम करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। तुर्किया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। अंकारा से एक ट्रेन इमदादी सामान लेकर रवाना। तुर्क सदर सैलाब मुतासरीन की मदद में कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। कल मजीद 2 जहाज इमदादी सामान लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्वात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग। कमराट, कालाम और गिरदोनवा में फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने के हवाले से आगाह किया गया। सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी। सैलाब में फंसे 300 से ज्यादा अफराद की महफूज मुकाम पर मुंतकिली। मुतासरीन में राशन और खैमे तकसीम किए। 51 तिब्बी कैंप्स के जरिए 33,025 मरीजों का इलाज किया गया। अशियाए जरूरिया इकट्ठा करने के लिए 217 कैंप्स कायम। सैलाब से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए बड़ी रकम दरकार। तरक्याती बजट में बचत से पैसा मुतासरीन पर खर्च किया जाएगा। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाएंगे। मुश्किल वक्त में सहारा देने का वक्त है। ताजिर कम्युनिटी आगे बढ़कर तामीर नौ में हिस्सा ले। हम सबको मिलकर पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। इदारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। मुलजिम शहबाज गिल को 9 अगस्त को बनीगाला से गिरफ्तार किया गया था। बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की पहली बरसी जुमेरात को मनाई जाएगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की 1 सितंबर को दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से एहतजाजी मुजाहरों की अपील। एहतजाज का मकसद मकबूजा कश्मीर में भारत के जराइम को बेनकाब करना है। शारजा में एशिया कप का तीसरा मैच। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। और कौमी T20 कप का आगाज। रावलपिंडी में पहले मरहले का दूसरा मैच। बलूचिस्तान का 187 रन का हदफ। सेंट्रल पंजाब की बैटिंग जारी। इफ्तिताही मैच में सिंध ने सदर्न पंजाब को 42 रन से हराया। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील।
آپ بھی اسپیشل اکاؤنٹ G12164 میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی وائر ٹرانسفر، منی سروس بیورو، منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے عطیات بھجوا سکتے ہیں۔ اندرون ملک کمرشل بینکوں میں بھی نقد عطیات جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد لطیف۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ حالیہ بارشوں سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس سے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں پاکستان میں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے کے پی ہو، یا وہ علاقے جہاں پہ ہم خود کھیلا کرتے تھے کرکٹ سے، سندھ کا علاقہ ہے، بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ ان کو سپورٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ آئیے ہم سب مل کے پاکستان کو اس تباہ کاری سے بچاتے ہیں۔ شکریہ۔ ابھی فنڈ لکھ کر 9999 پر SMS کریں اور 10 روپے عطیہ کریں یا اپنے عطیات وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔ حکومت پاکستان۔ بے شمار الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد وہی ہے جو اس وقت سارے ملک کے اندر صورتحال ہے کہ سیلاب کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، صاحب نصاب لوگ ہیں، ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے، نمبر ایک، اپنی زکوٰۃ جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنی زکوٰۃ قبل از وقت ادا کر دیں۔ یعنی ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ تھی رمضان میں یا شعبان میں یا رجب میں، تو وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے اس وقت ادا کر دیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائیں گے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور دوسرا اجر جو ہے ان کو اللہ رب العزت اپنے بھائیوں کی، انسانوں کی مدد کرنے کا دے گا۔ دوسری گزارش ہماری جو نفلی عبادت کے لیے لوگ جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اربعین کے لیے جا رہے ہیں، اہل تشیع کے اکابر علماء نے بھی گزارش کی ہے کہ وہ پیسے جو ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے دے دیں تاکہ اس سے جو ہے ان کی مدد ہو سکے۔ تیسری بات جو ہے، ہم برادر اسلامی ممالک کا، بالخصوص جو ہے سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل متحدہ عرب امارات کے ذمہ داران نے ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی رابطہ کر کے امدادی سلسلے کو مزید بڑھانے اور تیز کرنے کا جو بتایا، تو مسلسل متحدہ عرب امارات سے بھی امداد آ رہی ہے، ترکی سے بھی آ رہی ہے، اور برادر اسلامی ممالک سے آ رہی ہے۔ سعودی عرب کا جو شاہ سلمان سینٹر ہے وہ کافی وہ اس بحران کی جو کیفیت گزشتہ ایک ہفتے سے آئی، اس سے پہلے سے جب سیلاب کا آغاز ہوا وہ مدد کر رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر دیگر اسلامی ممالک اور ان اسلامی ممالک سے بھی اور امداد پاکستان کے لیے اور پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے آئے گی اور اس کے اعلانات ہوں گے۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ غیر یقینی اور غیر معمولی اور ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ اس میں پاکستان کے اندر جو تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جیسے الخدمت ہے،
रहमतुल्लिल आलमीन है, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के लोग हैं और जितनी भी तंजीमें हैं, सबको अपना अपना किरदार अदा करना है और सबको अपना अपना किरदार अदा करने के लिए जो है वो आगे बढ़ना है। हम अवामुन्नास से अपील ये कर रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो इंतज़ार में ना रहें, ये देखें कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वो चीज़ पहुँचाई जाए, वहाँ अपने भाइयों की मदद की जाए, इसमें कोई कोताही न की जाए। इसी तरह आपने देखा कि गुज़श्ता रात IMF जो है उसका जो पैकेज था या उसकी जो उसके लिए जो कर्ज की किस्त थी वो उन्होंने देने का ऐलान किया है। इस हवाले से हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, चीन, उन्होंने जो है जिस तरह पाकिस्तान के साथ ताउन किया है और हमारी इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए, उस पर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो एड से ट्रेड की तरफ अब जाएगा। हमारे मामलात, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ट्रेड से वाबस्ता है, एड से वाबस्ता नहीं है। कब तक हम इमदाद मांगेंगे, कर्ज मांगेंगे, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, तो पाकिस्तान में अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, एक नज़म की ज़रूरत है और इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ कवानीन भी जो है वो वज़ा कर रही है ताकि बैरूनी सरमायाकार जो पाकिस्तान में आएँ उनके लिए मुश्किलात पैदा ना हो, उनके लिए सहूलियात पैदा हों। ये आज की चंद बातें थी जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता था। अवामुन्नास से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और अपने भाइयों की मदद करें, इस इंतज़ार में ना रहें कि कोई आएगा। जो इमदाद का मैकेनिज़्म है, और इसमें हम सियासी जमातों से भी कहना चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस हवाले से एक प्लेटफार्म पर आ जाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमने गुजारिश की है कि वो सूबाई वज़राए आला से ख़ुद भी रब्ता करें। वज़राए आला से भी कहते हैं कि वो सियासत और पार्टी से बालातर होकर जो है वो ताउन करें। रियासत बचाओ जो है और कौम बचाओ और कौम के इमलाक बचाओ और कौम को मुस्तहकम करो, ये हमारा हदफ होना चाहिए। सियासत होती रहती है, होती रहेगी। फिल वक्त जो हमें ज़रूरत है वो बाहमी इत्तेहाद की है और इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी होगी। सियासत से बालातर होकर हमें सोचने की ज़रूरत है और तमाम दोस्त ममालिक जो कि पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि दीगर ममालिक भी आगे आएंगे। ज़कात अतियात के ज़रिए मुखय्यर हजरात सैलाब ज़दगान की इस वक्त मदद करें। मुखय्यर हजरात अपनी ज़कात को क़ब्ल अज़ वक्त अदा करें। जो लोग उम्रा में जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो लोग भी इस कड़े वक्त में सैलाब ज़दगान को ये रकम दें ताकि अजर अजीम उनको मिल सके। ऐसा कहना था चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी साहब का, जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। आपका कारोबार उसी वक्त बेहतर की तरफ होगा। यही मेरा जो सेकंड थर्ड टियर ऑफ द सिटी है, उनके लोग, वो लोग भी डिजिटल दुनिया से कनेक्ट होंगे, उनके पास भी फैसिलिटीज मौजूद होगी। तो हमने टाइम लाइन को मिनिमाइज किया है, 18 महीने से 15 महीनों पर 12 महीने पे लेकर गए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये तमाम चीज़ें प्रोग्रेस चल रही हैं और आपको इसमें बाकायदा तौर पर IT इंडस्ट्री के हवाले से, बिलखसूस कनेक्टिविटी के हवाले से आपको तब्दीली नज़र आएगी, ऑन ग्राउंड नज़र आएगी। और मैं आपके सामने चंद फिगर भी रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें कैसे बेहतर की तरफ जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि मोबाइल फ़ोन के हवाले से, यू नो इट वेरी वेल कि पाकिस्तान एट द पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 220 मिलियन पीपल, तकरीबन 22 करोड़ की आबादी है। अगर आज जब मैं बल्कि 2016 में, बल्कि 2017 में जब हमने वजारत संभाली तो उस वक्त लगभग 16 करोड़ अवाम के हाथों में और जिसे कहते हैं कि एक्टिव सिम या मोबाइल फ़ोन मौजूद होता था।
آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ 30 جون کا میں آپ کو فگر دے رہا ہوں، یعنی 2022 30 جون کو، تو الحمدللہ وہ 16 کروڑ سے بڑھ کر 19 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ گروتھ بڑھ رہی ہے۔ میں نے بات کی تھی کہ براڈ بینڈ کے حوالے سے، یس براڈ بینڈ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں 2018 میں 2019 میں تو 7 کروڑ عوام براڈ بینڈ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ الحمدللہ آج 11.3 یہ تقریباً 11 کروڑ 30 لاکھ آدمی براڈ بینڈ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ کا 3G 4G کی پینیٹریشن بھی بڑھا رہے ہیں۔ مجھے اب 2G نہیں چاہیے، 3G کو بھی فارغ کرنا ہے۔ جنید ایسے ہی ہے نا، ہمیں 4G پہ چلنا ہے، یا آگے چل کے میں بات کروں گا 5G کی بھی۔ ہم 4G پہ چلیں گے تو آپ کا کاروبار بھی ملٹیپلائی ہو رہا ہوگا، اور پاکستان کا نوجوان ای گورننس ہو، ای ہیلتھ ہو، ای اسکولنگ ہو، ای ایگریکلچر ہو، ان تمام چیزوں پہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ تو یس وی ہیڈ اے ویژن فار دا 2050، ہم اس کے حساب سے کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اس میں بھی بہتری نظر آ رہی ہوگی۔ جب میں نے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ کی بات کی اور میں نے کہا کہ 1% آف دا ٹوٹل ایکسپورٹ کوشش کریں گے کہ پاکستان سافٹ ویئر کے لیے مختص کیا جائے، تو ہمارا، اور ہم جب یہ بات کرتے اور یہ بات منواتے بھی، پچھلی حکومت سے بھی منوائی اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ منوائیں گے۔ میں جب یہ کہتا منواؤں گا تو میں آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ یقیناً پچھلی حکومت ہو یا ابھی ہو، مطلب یہ کوئی تلخ بات ہوگی لیکن اس میں کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہوگی کہ میں کبھی بھی پچھلی حکومت کا بھی انر کور کا ممبر نہیں بن سکا کیونکہ میں دوسری پولیٹیکل پارٹی سے تھا، اور شاید ابھی بھی نہیں بن پاؤں گا، لیکن مجھے ایک ایڈوانٹیج ہمیشہ رہے گا کہ میں کولیجن پارٹنر ہوں ان کا، تو اپنی حق اور سچ بات ان کے سامنے رکھتا ضرور ہوں اور اپنی بات منواتا ضرور ہوں۔ تو پچھلی دفعہ یہ منوایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ابھی بھی منوائی جائیں گی۔ آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ 2019-20 میں جو آئی ٹی ایکسپورٹ تھی وہ تقریباً 1.4 بلین US ڈالر تھی، اور جب اس کے بعد کے سال جب 2020-21 تھی تو 1.4 US بلین ڈالر سے ہم نے اسے بڑھا کے 2.1 بلین US ڈالر پہ لے کے گئے، اور جب اس سال 30 جون کو جب ہم نے ختم کیا ہے تو 2.1 بلین سے 2.61 بلین US ڈالر ہو گئی ہے۔ میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم سب جسے کہتے ہیں پی سیپ منسٹری صاحب، سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس مالی سال کو جب ہم ختم کریں گے اگلے سال 30 جون کو، تو ہماری خواہش ہوگی کہ الحمدللہ ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کو 5 بلین US ڈالر تک لے کر جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اٹس اے گڈ نیوز فار دا کنٹری۔ پرائم منسٹر صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ امین آئی ٹی ایکسپورٹ 15 بلین تک لے کر جانا ہے، اور ہمیشہ یہ تاکید کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں، وی سیٹ ٹوگیدر، ہم نے چاک آؤٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سے 4 سالوں میں اس کو 15 بلین US ڈالر تک لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ اگر اس چیز میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سارے مسائل جو